नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि भारत ने अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। चाइना ऑलरेडी 20-25 साल से भंगड़े डाल रहा है। पूरे इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके दिखाया है पूरे दुनिया को। अभी यूरोप को लग रही है मिर्चें और वो दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा लेकर आना चाहता है इंडिया के अंदर भी, और चाइना के अंदर भी उसको घुसोना चाहता है। इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए है हमारे ऊपर कि भाई क्लाइमेट चेंज के नाम पर अब ये दोबारा से हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नए नॉर्म्स निकले हैं, इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और उमेश जी की पकड़ है इस चीज़ों के ऊपर, दोबारा से डीपर एनालिसिस के लिए इनको हमने इनवाइट किया है और इन्होंने भी टाइम दे दिया। ये भी हमारी खुशनसीबी है। बट हमने जो पहले मुहिम चलाई थी जय श्री राम वाली, वो नहीं रोकनी चाहिए दोस्तों। हमने हरियाणा जीत लिया। हमने एक ऐसे काम किए कि मूजों को भी घुटनों में ला दिया है, वो भी पैरों पैरों में पड़ा है मोदी जी के। ये जय श्री राम का ही असर है। ये मुहिम को चालू रखिए, जय श्री राम बोलते रहिए। और अब ये गोरों को ये जो लग रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की चीज़ें हमारे ऊपर थोप देंगे, ये भी हम करने नहीं देंगे। ये स्पिरिचुअल पावर से हम भारत को, इंडिया को भारत बनाने की पूरी मुहिम में लगे हैं। सबसे पहले सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो ड्रैकुला वाले इन्होंने एक पॉलिसी बना दी यूरोपियन यूनियन ने कि कहीं भारत तरक्की ना कर जाए। इन्होंने अब कभी तो ये ह्यूमन राइट्स के चक्कर में हमें नीचे करने की कोशिश करते हैं। अभी इन्होंने बोल दिया क्लाइमेट चेंज बड़ी जल्दी हो रहा है, बल्कि 100-200 साल इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, सारे दुनिया के एटमॉस्फेयर को गंदा कर दिया, पानी गंदा कर दिया, सब कुछ प्रदूषण में ले आए। और आज इनको याद आ रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जब इनकी खुद की इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, भारत में इंडस्ट्री लग रही है। क्या ये हमें कंट्रोल करने का एक मुहिम नहीं है? देखिए, ये बहुत एक तरह से आपने बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अभी नियो ईस्ट एशिया कंपनी है। आज ये सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडिया से ज्यादा चाइना को करेगा। जो इनके जो नए नॉर्म्स है, जो ये लोग बोल रहे हैं एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स, ये इन्होंने चालू कर दिए थे 2004 में। और 2004 में यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने एक प्रस्ताव लेके आए थे। इसको बोलते हैं ये लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने 2006 में लेके आए। इसका मतलब क्या है कि आप रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट करिए। आप ऐसी कंपनीज, ऐसे स्टैंडर्ड और नॉर्म्स बनाए गए जिसमें ये रेगुलेशन ये लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि अडॉप्ट करिए सब जगह पे, वर्ल्ड पे। इन्होंने किया कैसे, ये देखिए। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में 3 कंपनियां हैं जो सारे वर्ल्ड का फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करते हैं। ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट और वैनगार्ड। इन तीनों के पास कम से कम $22 ट्रिलियन है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ब्लैक रॉक का अकेला एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 10 से 11 ट्रिलियन डॉलर। सिर्फ 2 कंट्री है जिनका जीडीपी ब्लैक रॉक से ज्यादा है, एक चाइना और एक यूएस। तो आप सोचिए इन तीनों कंपनीज के पास, जो यूएस के S&P 500 में, ये लोग 88% ऑफ द कंपनीज में दे आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। इन लोगों के पास 21.9% ऑफ द स्टेक है S&P 500 में और 25% वोटिंग राइट्स है। इन लोगों ने क्या किया, ये प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इन्होंने एनफोर्स करवाया। कैसे कि ये जितने भी अमेरिका में हज फंड मैनेजर्स है, उन सबको सिग्नेटरीज बना दिया। कुछ 291 फंड मैनेजर्स है और इन फंड मैनेजर्स के पास कम से कम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट शुड बी नॉट लेस देन $66 ट्रिलियन। तो आज एक ESG करके एक नया होगा बना दिया कि आपको ESG नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये नॉर्म्स ये लोग एनफोर्स कराते हैं यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, सिक्योरिटी काउंसिल से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि फंडिंग वहां से आती है। और IMF और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से ये लोग उसी कंट्रीज को, उसी कंपनीज को ये लोग फायदा करवाते हैं जो ESG नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ये ESG है क्या? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये जो भी है आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने एक तरह से फैंसी नाम निकाल दिया है, बट
ये एक बहुत बड़ा झोल है। इनफैक्ट वॉरेन बफे तो बोलते हैं कि हमें ये सब लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। इलॉन मस्क जो वर्ल्ड में खुद एक बोलते हैं कि पोल्यूशन फ्री कार बनाते हैं टेस्ला, वो भी इसको इस मापदंडों को मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इस तरह से इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट रेगुलेशंस डाल दिए हैं कि आपको ये भी बताओ, आप ये भी करो, एनवायरनमेंट में करो, मतलब आप अपनी कंपनी की सारी प्रोसेस को ऑडिट कराओ। ये कैसे हो सकता है? आप आपको सप्लायर्स को जवाब देना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज को जवाब देना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर्स को जवाब देना पड़ेगा। तो कंपनी की कोई सीक्रेसी रही नहीं ना। हम्म। आप ये बताइए, आप अपनी कंपनी की कोई सीक्रेट्स आप बाहर देना चाहेंगे? एवरीथिंग विल बी ऑडिटेड। तो एक तरह से एक स्ट्रक्चर्ड नॉर्म बना के रखा है जिसमें कॉम्प्लायंस बढ़ाने का। ये पहले अभी उन्होंने क्या किया, पूरे अमेरिका में किया। अमेरिका कर सकता है ईएसजी नॉर्म, बिकॉज अमेरिका के पास वो पावर है। दिस द वर्ल्ड, उसके पास डॉलर है, दैट इज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। अमेरिका प्रिंट्स डॉलर्स एट विल, और वो अपने अपने सिटीजन्स के अंदर बांटता भी है। तो अमेरिकन कंपनीज कर सकती है, वो अडॉप्ट कर सकती है। उधर उन्होंने नया रूल्स लेके आ गए, जैसे आपको अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी देखनी जरूरी है। फिर बाद में आपको वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी देखना है कि वेदर योर कंपनी हैज बीन अक्यूज कि आप एफएटीएफ में तो नहीं है। ये सब नए नए नॉर्म्स लेके आ गए। एम्प्लॉय सेफ्टी के हिसाब से इन्होंने एक नया इंडेक्स कुछ बनाया है, उसमें डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्वालिटी इंडेक्स। इसके अंदर बोलते हैं कि आपने कभी, आपको मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेना पड़ेगा। आपको डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जो हिस्टोरिकली रिप्रेस्ड है उन लोगों को लेना पड़ेगा। मतलब आपके पास वो भी राइट्स नहीं है कि आप कौन से टाइप के एम्प्लॉयज लेना चाहते हो। हर कंपनी का एक वर्क कल्चर रहता है। आपके चाइना में भी चाइनीज वर्क कल्चर रहता है। वो थोड़ी कोई सी मलेशियन को ले लेंगे, वो किसी कोई ऑस्ट्रेलियन को ले लेंगे। उनको मर्जी होगी, उनके हिसाब से जो उनके अलाइनमेंट में चलता है वो उनको लेंगे ना। फिर इन्होंने एक और एक चीज कर लिया, कॉर्पोरेट इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी इंडेक्स। ये तो बहुत ही वाहियात है। इसके अंदर आप के LGBTQ बोलते हैं इनको, लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर, LG, बाइसेक्सुअल्स एंड क्वीर, ये क्या नए नए टर्मिनोलॉजी निकाल के लेके आ गए। आपको इनको भी राइट देने पड़ेंगे। मतलब एक तरह से एंटी सोसाइटी, एंटी मतलब जो नए नए प्रोसीजर्स है इन लोगों को लेजिटिमाइज कर दिया। मेरा इस कम्युनिटी से कोई खराब चीज नहीं है, LGBTQ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके जो तौर तरीके हैं नॉर्मली किसी इट इज एन अब्सर्ड थिंग, मेरा मानना है। नहीं सर, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये बेसिकली सारा का सारा लिब्रांडों का ही एक एजेंडा लगता है। बट मेरा सिंपल क्वेश्चन है, दो चीज़ें रिलेट करूंगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने किया, सारे दुनिया में धुआं किया इन्होंने, तब इनको प्रॉब्लम नहीं थी। अब आज जब इनकी इंडस्ट्रीज बंद हैं, हमारी यहाँ पर चल रही हैं, तो इन्होंने डेवलपिंग नेशंस के ऊपर एक तरह से थोप दिया इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो नए नॉर्म्स निकाले हैं, यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। अब इसके साथ इन्होंने बोल दिया कि हम तो ये एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये एनवायरनमेंट के ऊपर तो कोई है ही नहीं। ये हमारी कंपनीज के ऊपर बर्डन लगाना है, बर्डन इसलिए डालना है ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ जाए, एंड वी कैन नॉट कम्पीट विद द यूरोपियन कंपनीज। और तो कोई इसका मैटर ही नहीं है। एंड दूसरी बात, आपने बोला कि 2004 में इन्होंने ये नॉर्म्स निकाले थे कि वहीं पर हम इन्वेस्ट करेंगे जहां पर ये सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट 2004 से लेकर 2024 तक 20 साल चाइना में पूरी इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियंस ने ही करी हैं, और सारी की सारी इंडस्ट्रीज वो थी जो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज थी। इन्होंने अपने कंट्री में वो सारी इंडस्ट्रीज को बंद किया, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, इन सबको इन्होंने चाइना में कन्वर्ट किया, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई और यहाँ पर पॉल्यूशन होने दिया कि आपकी सेहत खराब होती है, आपकी होगी, हम सेफली रहेंगे। और आज जब चाइना ने इनको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, अब भारत भी कर रहा है, इन्होंने वो नॉर्म्स दोबारा से चालू कर दिए, जबकि 20 साल तो इन्होंने खुद ही इंप्लीमेंट नहीं किया। देखिए 2026 से इन्होंने एक नया लॉ लेके आए हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस
के अंदर ज्यादा कार्बन एमिशन निकलता है तो आपको पिनलाइज किया जाएगा, आपको कार्बन क्रेडिट्स लेके उसको भरपाई करनी पड़ेगी। तो आपने जैसे बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आप आपकी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे अनकम्पिटिटिव करने का है। और देखिए इनके पास सारी टेक्नोलॉजी भी है जो यूरोपियन नेशंस है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, यूनाइटेड नेशंस में जिन कंट्रीज ने इसको प्रमोट किया है वो कंट्री है नेदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्डिक कंट्री। ये आपको टेक्नोलॉजी देने वाली नहीं है, पेटेंट सारे पेटेंट इनके पास है। और यूनाइटेड नेशंस में इस चीज के लिए इन्होंने एडवोकेसी ग्रुप, एनजीओ ग्रुप्स को फाइनेंस किया हुआ है ताकि आप ईएसजी नॉर्म्स को ग्लोबली इसको फैलाओ। उसमें अपने सोरस भाई भी है, जॉर्ज सोरस, जिनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन $32 बिलियन है उनका। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इज वर्थ मोर देन $32 बिलियन। उन्होंने भी इस फंड को, इन्होंने भी इस मूवमेंट को फंड किया है। रॉकेफेलर फाउंडेशन ने फंड किया है, फोर्ड फाउंडेशन ने भी फंड किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जैसे डॉइच बैंक है, एक से है, ये लोग भी इसको फंड करते हैं। तो एक तरह से एक पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, इन्होंने भी एक तरह से सारे फंड मैनेजर जो वॉल स्ट्रीट के फंड मैनेजर्स हैं उनको भी अपने साइड कर लिया कि आप ईएसजी नॉर्म्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब जो कंपनी ज्यादा ईएसजी नॉर्म्स फॉलो करेगी इनके बताए हुए, तो उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा, उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसकी तरह से। और जो एनजीओ है इनकी, उसको कर दिया है कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो एनजीओ को आपके पीछे लगा देते हैं आपको नेम शेम करने के लिए। तो एक तरह से एक सिस्टम बना के रखा है कि आप इनकी बात मानो। और वो जो एनजीओ के नाम है, एनजीओ के नाम है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफाम, फिर बाद में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सेव द एनिमल्स, ऐसे ये 4-5 बॉर्डर्स विदाउट डॉक्टर्स, ये बड़े बड़े फंड है, ये बड़े बड़े एनजीओ है जिनको ये फंडिंग मिलती है रॉकफेलर फाउंडेशन से, फोर्ड फाउंडेशन से। तो एक तरह से इकोसिस्टम चल रहा है इनका ग्लोबल लेवल पे। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन, ये तो सारे वही लोग हैं जो सोरोस के नाजायज बच्चे हैं। हमने इसको वीडियो भी बनाया था कि जैसे ऑक्सफैम है ऑल है, वो तो सबको पकड़े गए हैं कि कैसे वो धांधली करते हैं, कैसे रिजीम चेंज में उनका साथ होता है। ये एनजीओ के नाम पर आते हैं और यहाँ पर धांधली करते हैं दूसरे कंट्रीज में। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये तो सारा एक कबाल बना दिया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने हर चीज़ अपने कंट्रोल में करा था, अभी ये हमारे काम करने का सिस्टम, हमारे एम्प्लॉयज़ हम कौन से रखेंगे, कंपनी कैसे चलाएंगे, हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको शेयर करना पड़ेगा इनके साथ, हमारे डाटा शेयर करने पड़ेंगे। ये तो पूरा कबाल इन्होंने बना दिया कि हमें काम करने ही नहीं देना और पैसे ये सारे अपनी कंपनीज को ही देंगे जो इनके नॉर्म्स को पूरे करेंगी। कंपनी भी इनकी, रेटिंग एजेंसी भी इनकी, जिसको बोलते हैं कि हर चीज़ तो इनके कार्ड्स इनके हाथ में हैं। क्या भारत को इसका काउंटर नहीं करना चाहिए अपना ही सिस्टम बनाने के लिए? देखिए इंडिया में ऑलरेडी लॉस थे इसके लिए। हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट एक्ट था। और देखा जाए तो मोदी जी ने 2016 या 17 में सीएसआर मैंडेट कर दिया था। अगर आपके प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है तो शायद 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट हैज टू बी डन फॉर द सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक चीज कर दिया था। सेकेंड, अभी गवर्नमेंट ने 2022 या 21 में इन्होंने बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट निकालने को बोला भी है। एवरी द टॉप 1000 कंपनीज को बोल दिया है कि आपको ये देना पड़ेगा। तो एक तरह से आपकी वो जो मिनिमम सेट ऑफ डेटा है बाहर तो आ ही रही है। और इनको ये बता दिया है कि आपको एनर्जी एफिशिएंसी करना जरूरी है, ये सब चीज है। इसका मतलब क्या है, आपको नए नई मशीनरी डालनी पड़ेगी ताकि कार्बन एमिशंस कम हो जाए। जैसे एक बहुत बड़ा प्लांट चलता ही है तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि गैसेस छोड़ने से पहले उसके अंदर जो भी पॉइजनस गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती है उसको आप फिल्टर करके डालिए। आप पानी
नदी में डालने से पहले उसको क्लीन करिए। और एक चीज है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप अपने सोलर सेल्स के थ्रू करिए। ये सब चीज भारत में चालू हो चुकी है और भारत में इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। भारत खुद भी सिग्नेटरी है पेरिस अकॉर्ड का, जो 2015 में साइन हुआ था, जिसमें भारत ने बोला है कि 2070 तक वो नेट कार्बन एमिशन नॉर्म्स वो कर देगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ये एनफोर्स किया जा रहा है कि आपको नॉर्म्स तो हमारे भी फॉलो करने पड़ेंगे। अब उस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको बताना पड़ेगा। वो एवरी अदर कंपनी, एवरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी वो फॉलो करना पड़ेगा। अभी भारत में कुछ लोगों ने सारे बिजनेसेस ने जीएसटी अडॉप्ट किया है, सब लोग टैली का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब सोचिए आपने कितना कार्बन एमिशंस कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर रहे हो, आपका बिजनेस प्रोसेस के से कितनी कार्बन एमिशन होती है उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर आप परमिसिबल लिमिट के ऊपर रहे तो आपके ऊपर फाइन आएगा। आपको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे यूरोपियन कंट्रीज से, और इंडिया में ऑलरेडी चालू हो गया है। इसके लिए 2026 में ये आने वाला है। और यूरोपियन नेशन में भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, 5-6 इंडस्ट्रीज है, हेवी इंडस्ट्रीज है, जैसे आयरन ओर है, एल्यूमिनियम है, कोल है, स्टील है, आपको इनके एमिशन नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको इनको भी पेमेंट करना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं। ये एक नया टाइप ऑफ कॉलोनियलाइजेशन है, टेक्नोलॉजीज इनके पास है, ये शेयर करने वाले नहीं है आपसे। और आपको ये समझ तो में यानी आना पड़ेगा, आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सफैम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और ये जितने भी थे, मोदी जी ने इनको पहले तो ठीक कर दिया है ताकि हमारे कॉर्पोरेट्स को परेशान ना करें। पर कुछ कहीं ना कहीं उनको कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे। आप सब चीज अपनी मनमानी के हिसाब से नहीं कर सकते हो। अभी आपने देख ही लिया कि ब्लैक रॉक आ गया इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पे भी ये काम होगा। इंडियन कंपनीज विल हैव टू फॉलो द ईएसजी नॉर्म। और आपको जान के हैरानी होगी, इन्होंने 155 प्रोसीजर्स लगाए हैं अमेरिका में ईएसजी में। Only one procedure has been documented to really reduce the carbon footprint. सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने देखा कि अभी हमने जो अपनी रेटिंग एजेंसी है भारत ने अपनी ही शुरू कर दी। हम बाकी जो ये मूडीज एंड एसएमपी है इसकी रेटिंग एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहे? अब अगर यूरोप ने अपने स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, क्या भारत को भी अपने स्टैंडर्ड्स नहीं निकालने चाहिए, जिसको हम वैदिक कर्मा क्रेडिट बोल सकते हैं? कि भाई वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से हम तो हमेशा ही इकोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं, कि मोदी जी पहले बोलते हैं कि द होल सिस्टम इज़ इंटरकनेक्टेड, जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और हम तो बचपन से जो इवन पंछी होते हैं, गली में कुत्ता है उसको भी हम ध्यान रखते हैं, गाय हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। हम तो एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए भी बचपन से ये चीज़ें देखते रहे हैं अपनी फैमिलीज के अंदर। जो वैदिक कर्मा प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप अपने यूरोपियन प्रिंसिपल्स रखिए, हम अपने वैदिक कर्मा क्रेडिट इशू करेंगे जो वैदिक कर्मा के हिसाब से काम करेगा। क्या आपको नहीं लगता इससे जो सिस्टम है, अगर वो हमारे ऊपर थोपते हैं हम उनके ऊपर थोप सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको सक्षम होना पड़ेगा, और हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। जैसे गिफ्ट सिटी चालू कर दिया है, अपनी रेटिंग एजेंसी भी चालू कर दी है। अभी हमें हमारा अपना नॉर्म्स भी देना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कार्बन क्रेडिट डाला है, हमको कार्मिक क्रेडिट डालना चाहिए। हमें जो नेचर के 5 तत्व है, जैसे अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस, फायर, इन सबको लेके एक तरह से अलग से अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल देना चाहिए। अगर कोई कंपनी किसी नाले को साफ करती है, कोई रिवर में अगर इट यूजेस इट्स रिसोर्सेज टू क्लीन द रिवर, तो उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट कितना आया, उसका बेनिफिशियरी इम्पैक्ट क्या आता है, उसको असेस करने के मॉडल्स होने चाहिए। और उस असेसमेंट मॉडल्स के हिसाब से उनको वो क्रेडिट मिलना चाहिए।
और उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए। अगर समझो कोई कंपनी 1 मिलियन ट्रीज प्लान करता है तो दे शुड बी गिवन ग्रीन क्रेडिट। तो सारी चीज हमारे वेदों में ऑलरेडी है और हमारे पास प्रैक्टिसेस हमारे पास चल रही थी। अभी ये क्या हो गया है, इसको फॉर्मलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन सब चीज करने की जरूरत है और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी हमको बताना जरूरी था। हमारे यहाँ पे पहले था कि नेकी करो कुएं में डालो, वो प्रिंसिपल काम नहीं जाएगा। इसमें तो आपने किया है तो आपको हाईलाइट भी करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा, आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको फायदा भी मिलेगा। एक कार्मिक रेटिंग, आप कार्मिक रेटिंग एजेंसी बनाई है कि पूरी चीजों को डॉक्यूमेंट करके रखें। सबसे इसमें सर मैं इसी माध्यम से मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ कोई भी आदमी जो ऑलरेडी इस चीज़ों में काम कर रहा है, आइए हम खुद ही अपनी रेटिंग एजेंसी निकालते हैं, कार्मिक रेटिंग एजेंसी, या जिसको बोलते हैं कि ये नॉर्म्स क्रिएट करते हैं। और ग्लोबल साउथ में तो भारत इसको इम्प्लीमेंट कर ही सकता है। सर ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है, हमारी रिकॉग्निशन नहीं होगी, बट एक मैसेज हो जाएगा पूरी दुनिया में कि अगर एक प्राइवेट आदमी सोरोस जैसा ऐसे काम कर सकता है, भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। शायद मुझे लगता है कि वी हैव टू कम टुगेदर एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स अवरसेल्व्स ऑल्सो। और गवर्नमेंट की सपोर्ट तो बाद में आ ही जाती है जब कोई काम भारत के फेवर में करने की हम कोशिश करेंगे। और जो ये वेस्ट की डोमिनेटेड जो ये सारा सिस्टम है, इसको तोड़ने का सिस्टम हम खुद ही बना सकते हैं। ग्लोबल साउथ में तो हम इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं और ये वेदों में लिखा हुआ है। और ये एक चीज़ भी है कि जो 5 तत्व हैं उनको क्लीन करने के लिए जो जो काम करेगा उसे क्रेडिट दिया जाएगा। एंड आई थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। व्हाट यू से? सर इसके ऊपर तो काम भी चलना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, इसके ऊपर आगे इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। वी नीड द इंटेलिजेंसिया, वी नीड द एकेडमिक्स, वी नीड द इंडस्ट्री सपोर्ट और इसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किया था जून 21 को और आज स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन इज बीइंग अडॉप्टेड, वैसे ही जो हमारा जो कार्मिक क्रेडिट रेटिंग्स है उसको भी अडॉप्ट करना जरूरी है। इसमें आप फिलॉन्थ्रोपी वर्क करिए, उसके लिए भी आपको क्रेडिट मिलेगा। और सब लोग अगर आपस में compete करना चालू करेंगे कि मैं ये सोशल वेलफेयर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं स्कूल खोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसमें बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हमारा एक ही चीज है ना कि वैदिक इकोनॉमी में यही बोलते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसको अभी हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। आज का टॉपिक ही इसके लिए लिया है कि हम ये बता सके कि कैसे ESG प्रिंसिपल जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ने लेके आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ वेल्थ। और हमारा जो मॉडल है जिसमें हम बोलते हैं कि आप सब लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाइए, इसमें उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना जरूरी है। इनके मॉडल्स काम आने वाले नहीं है, कहीं ना कहीं जाके ब्रेकडाउन होगा। आपको मालूम है कि लास्ट ईयर यूरोप में पावर शॉर्टेज हुई थी, इन्होंने सारे अपने थर्मल प्लांट जो बंद किए थे वो चालू कर दिए। फ्रांस ने चालू किए, जर्मनी ने चालू किए, यूके ने चालू कर दिए। जब इनको प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने सारे रूल्स और कन्वेंशन तोड़ दिए। और आप जानते ही हैं चाइना किसी की सुनने वाला नहीं है। सर चाइना ने तो ये बोल दिया कि आपके जो ये सारे रूल्स हैं गए भाड़ में, हम तो 2030 तक ऐसे ही काम करेंगे। बड़ी चालाकी से चाइना ने इसको काउंटर किया है कि जो हमारी स्टील है, पेपर इंडस्ट्री है, जहाँ पर कोल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ये 2030 तक ऐसे ही चलती रहेगी जैसे अभी है। अभी तो हम पीक तक पहुँचे नहीं है, 2030 तक तो जो कोल की कंजम्पशन है ये पीक तक होएगी, उसके बाद हम कम करना शुरू करेंगे। और जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर कोल की हम यूजेज नहीं कर रहे हैं, यानी कि पुरानी इंडस्ट्रीज़ को आप हमारे ऊपर थोप नहीं सकते, नई वाले के ऊपर हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला ऑल्सो टू आंसर देम। दैट मीन्स वेस्ट को अगर बीट करना है, अगर मैं पूरा नटशेल में निकालूं,
वेस्ट को आप कभी भी उनकी गेम में अगर फंसेंगे तो मरेंगे। इससे अच्छा है वेस्ट को बीट करेंगे तो एक ही तरीका है, अपनी लाइन खींचनी शुरू कर दीजिए। गिफ्ट सिटी में हमने अपनी रेटिंग एजेंसी खोली है, पूरे दुनिया में मिर्चें लग गई हैं, ये क्या हो गया, हमारी गेम हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। अभी जैसे उन्होंने बोल दिया कि हमारे नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, हम भी अपने जो नॉर्म्स हैं वैदिक कर्मा क्रेडिट, ये मुझे लगता है कि कार्मिक क्रेडिट को हमें आगे प्रमोट करना चाहिए कि जो जो काम, जैसे आपने बोला है, बहुत बढ़िया सजेशन है कि नदियाँ साफ करी हैं, किसी ने स्कूल खोला है, किसी ने कॉलेज खोल दिया, किसी ने सोशल वर्क किया है, ये जो सारे काम करेंगे उन्हें कार्मिक क्रेडिट दिया जाएगा। और ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, एक एक्सचेंज खोलनी है, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। और ये अगर भारतीय इकट्ठे होकर ये काम करेंगे तो हम वेस्ट को वेस्ट की ही गेम में हम फंसा देंगे और उन्हें वहाँ पे बीट भी करेंगे। बिल्कुल सही सजेशन है सर। आपका क्लोजिंग कमेंट इसके ऊपर। देखिए, आपका एक ही चीज है, आप जो काम कर रहे हैं आपके चैनल पे, सबको बोल रहे हैं कि आप जय सिया राम लिखिए। इससे आपने एक तरह से स्पिरिचुअल कार्मिक क्रेडिट तो चालू कर दिया है बहुत दिनों पहले से। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप किसी से यू डू नॉट सोलिसिट एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनीवन। आप उनको एक ही चीज बोलते हैं कि आप लाइक और शेयर भी मत करिए, आप एक ही चीज बोलिए कि जय सिया राम ही लिखिए। सिंपल बेसिक चीजें करनी है। जब तक हम अपने अंदर बिलीव नहीं करेंगे, सारे सॉल्यूशंस हमारे पास है। हम व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू एप द वेस्ट। वो जरूरी नहीं है, वी हैव ऑल द मॉडल्स इन आवर ओन सिस्टम, वी नीड टू फाइंड इट आउट। हमें लगता है कि अगर कोई वेस्टर्न देश का गोरा इसको सर्टिफाई करेगा तो हम उसको बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इट हैज बीन इंडोर्स्ड बाय दिस पर्सन, वॉरेन बफे ने एंडोर्स किया है, इसने किया है। वो मेंटालिटी से बाहर आनी जरूरी है। आप देखिए, हम अपने भगवान को इंग्लिश में आइडल्स बोलते हैं, वी शुड कॉल देम डेटी। हमारे जो रामायण और महाभारत है, हम उनको माइथोलॉजी बोलते हैं, जबकि ये तो इनको हमको बोलना चाहिए वैदिक स्क्रिप्चर। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक आप अपने वैदिक नॉमेनक्लेचर यूज नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप वेस्ट को या वेस्ट की पद्धतियां यहाँ पे नहीं इम्पोज कर सकते हैं। आपको अपनी चीज बतानी पड़ेगी, तभी आप विश्व गुरु बन सकते हैं। वेस्टर्न बिल्कुल सही है सर। Western by adopting the Western models, you cannot aim to lead the world. You need to follow, you need to be proud of your own traditions, own culture. You need to say to the world with pride, not to seek validation from them. बिल्कुल ठीक है। और आज दोबारा से वी इनवाइट एनीवन हु हैज़ द इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग दिस वैदिक कर्मा या कार्मिक क्रेडिट सिस्टम, इसको बनाने के लिए क्या आइडियाज़ हैं, प्लीज़ डू शेयर विद अस एंड सबको कोलेक्ट करके वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस सिस्टम ऑल्सो। हमेशा हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम हम खुद भी कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे, गवर्नमेंट की सपोर्ट अपने आप ही आएगी, इतना विश्वास तो हमें भी अपने राम के ऊपर है। तो जय श्री राम बोलते जाइए और इस चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू कीजिए कि वेस्ट को उन्हीं की गेम में अगर डिफीट करना है तो हमें अपने सिस्टम्स निकालने पड़ेंगे। उनको बोलते हैं प्लीज़ वॉक ऑन आवर लाइन्स। थैंक यू सर, बहुत ही डीप डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। एंड जैसे आपने समझाया है सारे को कि कई चीज़ों का मुझे भी पता नहीं था, विच आई हैव अंडरस्टूड थ्रू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड जय सिया राम। जय सिया राम।